जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतों की गरिमा से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं की गरिमा से नहीं चलेगी अपनी बात, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात। दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। किसानों की रिहाई दो, दोषियों को सजा दो, किसानों के दोषियों को रिहाई क्यों, जवाब दो, जवाब दो। किसानों कांड के दोषियों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। किसानों कांड के दोषियों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। संघर्ष करेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। मुदीदा जी, आप मुझे बताइए पूरा मामला क्या है, क्योंकि पूरा मामला हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन 2-3 दिन ही हुए हैं, गुजरात सरकार का फैसला आता है कि बिल्किस बानो, जो 21 साल की एक गर्भवती औरत थी, जिसका 2002 गुजरात के दंगों के बीच में उसके साथ कई आदमियों द्वारा दंगों के बीच में उसका सामूहिक बलात्कार होता है, उसके परिवार के 7 लोगों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, और उसका अकेले नहीं होता है और उसकी माँ का और बाकी लोगों का भी बलात्कार होता है। उस जघन्य अपराध में बहुत जद्दोजहद, बहुत संघर्ष के बाद जो 11 दोषी थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई, ना कि इसलिए कि हमारी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो केस इतना ज़्यादा बड़ा था, उसको इतना ज़्यादा दबाव महिलाओं के आंदोलन से, इंटरनेशनल मीडिया से और अलग अलग मानवाधिकारों के हिस्सों से मिला कि ये सज़ा न्यायालय को, न्याय व्यवस्था को उन्हें देनी पड़ी। लेकिन उस न्याय व्यवस्था का, उस सरकार का, इस सिस्टम का चरित्र हमें इस फैसले में दिख गया है, जहाँ पर आजीवन कारावास मिलने के बावजूद 15 साल हुए नहीं सज़ा के, और गुजरात सरकार ने उन्हें ना सिर्फ माफ़ी देने का, उन्हें ना सिर्फ रिहा करने का फैसला लिया। जब वो रिहा हुए तो मिठाई और मालाओं से उनका स्वागत हुआ, उनके पैर छुए गए और उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ये बहुत कुछ कहता है। सबसे पहले तो ये कहता है कि जो हमारे समाज में अगर अपराधी उच्च वर्ग से आ रहे हैं, उच्च जाति से आ रहे हैं, सरकार के लठैत हैं, ठीक है, तो वो भयमुक्त वातावरण में अपराध करने के लिए और अपराधी बने रहने के लिए आज़ाद हैं, और आज़ाद हैं, और उनका उसके लिए महिमा मंडन होगा। और वहीं जो महिलाएं, जो देश का हिस्सा दलित परिवारों से, गरीब परिवारों से, अल्पसंख्यक समुदायों से आ रहा है, उसके लिए लगातार सरकार एक तो परिस्थितियां बनाए रखेगी, शोषित उन्हें रखने की, उन्हें एक्सप्लॉइटेड रखने की, और साथ ही साथ उनके हक में ना तो कोई फैसले लाएगी, ना तो उनके हक की कोई नीतियां बनाएगी, और केवल इस तरीके से अपराधियों को ना सिर्फ शरण देगी, ना सिर्फ शय देगी, ना सिर्फ उनको इलेक्शन में टिकट देगी, अब उनके लिए सजा उनको दिलाना भी सरकार की कोई प्रायोरिटी नहीं रहा है। आज चाहे सावरकर के समय से लेकर आज हमने देखा है बजरंग मुनि जैसे भतेरे लोग अलग अलग स्टेट्स में ना तो घूम नहीं रहे हैं, आज़ाद उनको घूमने के लिए और उनको भयमुक्त वातावरण में इस तरीके से बयानबाजी करने के लिए और नफरत और दंगे और हिंसा फैलाने के लिए उनको प्लांट किया गया सरकारों द्वारा, कि वो खुलेआम नारा देते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों को, दलित समुदाय की औरतों को आप उनको जाकर रेप करिए और इसको पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से जो बहुसंख्यक महिलाएं आती हैं उनको शोषित रखने के लिए, उनको एक्सप्लॉइटेड रखने के लिए। तो इस तरीके की तस्वीर को हम बदलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन हमने यहाँ पर जंतर मंतर पर किया है। रही है कि सरकार जो है वहाँ पर जो सरकार बनी हुई है वो सीधा ये चाहती है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ उनका शोषण करे, रेप करे और थोड़े दिन के लिए जेल जाए और वहाँ से वो आज़ाद हो जाए। देखिए, सरकार बेसिकली ये चाहती है कि समाज में जो ज़्यादातर संसाधन हैं वो सरकार के कब्जे में रहें और पूंजीपतियों के कब्जे में रहें, और उसके लिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि एक बहुसंख्यक हिस्सा जो लोगों का है, जो कि दलित परिवारों से आता है, गरीब परिवारों से आता है, अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, उसको आप किस तरीके से शोषित और मतलब दबा कुचला बनाए रखें। तो वो कैसे, उसके लिए आपका एक पॉलिटिकल वेपन है कि उस समुदाय से आने वाली औरतों को, उस तरीके की परिस्थितियों से आने वाली औरतों को आप उनके अधिकारों से वंचित रखें, आप उनको शोषित रखें और आप उनको न्याय मिलने की संभावना
सीमा से कोसों दूर करते जाएं, रखते जाएं। मैम, गुजरात में कौन सी सरकार है? देखिए, हमारा सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि केवल एक सरकार इस तरीके की काम कर रही है। हमारी जो बीजेपी सरकार है केंद्र की, वो चाहे किसी भी देश के, यूपी में हम सब ने हाथरस का केस नहीं देखा है क्या? हम सब ने दिल्ली में अलग अलग इलाकों में एक छोटी सी बच्ची का गैंगरेप हो जाता है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल उसको खून टपकते हुए उसको भटकाया जाता है, हमने नहीं देखा है क्या? तो ये चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, आज लगातार सरकारों के लिए, और खासकर जो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, जो केवल धर्म और मजहब की राजनीति करके, भटकावे की राजनीति करके गरीबों, शोषितों, महिलाओं को शोषित रखना चाहते हैं, उनकी सभी की राजनीति में हमने ये देखा है। और उसके पीछे उनके पास पुख्ता कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बहुसंख्यक जनता, एक बहुसंख्यक हिस्सा महिलाओं का शोषित रहे और अपने अधिकारों से वंचित रहे, ताकि उनकी सियासी रोटियां, उनकी संपत्ति बनी रहे। तो उस तस्वीर को बदलने के लिए अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। थैंक यू मैम। महिलाएं तिलक लगा रही हैं, जो महिलाएं तिलक लगा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको टूल्स बना चुकी है, वो उनको हथियार बना रही है इन अपराधों को ढकने के लिए। क्यों लग रहा है आपको, क्यों सरकार की क्या सरकार को क्या फायदा हो सकता है, गुजरात सरकार को या मोदी जी को, इसको उनको आरोप दोषियों को छोड़ने? देखिए, जिस तरीके से 2014 से ही हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मुस्लिम के विरोधी जो पॉलिसी है, आज उसका एकदम नग्न रूप हमारे सामने आ गया है कि उनके लिए महिलाएं कोई स्थान नहीं रखती है। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं पर जो बलात्कार करेगा, जो उनकी हत्या करेगा मुसलमानों को, उनको वो आसाराम के समर्थक भी कह रहे हैं कि उनको भी अब छोड़ देना चाहिए, वो बेचारे साधु हैं, बाबा हैं। देखिए, आशाराम का जो केस है वो उससे भी ज्यादा घृणित है, क्योंकि आशाराम जैसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की ही पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब जबकि वो फंस चुके हैं और वो तो क्रिमिनल होते ही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों को बढ़ावा देती है? भारतीय जनता पार्टी ही रेपिस्ट को बढ़ावा देती है। आज आप देखिए, ये 11 लोग जिनको छोड़ा गया है, आने वाले समय में ये या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी उच्च पद पर आसीन मिलेंगे आपको, नहीं तो इनको कोई न कोई टिकट दे दी जाएगी। तो आप सेंगर को देखिए ना, कुलदीप सेंगर को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे यूपी से, उनको देखिए, जब तक पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन नहीं होगा तब तक उन्होंने उनको निरस्त नहीं किया। लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज इसी तरीके से भाई साहब, आप देखिए कश्मीर के अंदर क्या हुआ, ये लोग बलात्कारियों के सपोर्ट में तिरंगा झंडा लेकर यात्राएं करते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना का एक व्यक्ति महिला के ऊपर, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप था, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज उसी को भी उन्होंने मंत्री बना दिया है। मोदी ने तो लाल किला से कहा है कि हम महिलाओं का सम्मान को अभियान बनाएंगे। मोदी जी का ये जो दोहरा आचरण है, कैसे दोहरा आचरण यही है, एक तरफ आप 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमारे अंदर बहुत कमियां आ गई हैं, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत पतित हो चुके हैं। उसी समय उन 11 अपराधी जो कि महिला के ऊपर शोषण करने के, चर्म शोषण, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कोई नहीं है दुनिया में, उन्हीं अपराधियों को मोदी जी छोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो पत्नी को, मतलब देश के लिए पत्नी से भी, उनकी पत्नी देखिए उनको भगवान मानती है। मोदी जी अगर खराब होते तो उनकी पत्नी आरोप लगाती ना उन पर, जो उनसे बिना तलाक लिए अलग रह रही, इसका मतलब उनका बढ़िया चरित्र है। देखिए, किसी एक व्यक्ति, माता सीता के अनुरूप है उनकी पत्नी, जैसे माता सीता ने भगवान राम से सवाल नहीं पूछा और अग्नि परीक्षा दे दी, उसी तरह से मोदी जी की पत्नी है, बेचारी परीक्षा दे रही हैं। आप लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि ठीक आदमी नहीं है। देखिए, किसी एक महिला का व्यक्तिगत सोच जो है, उससे पूरा देश की सोच नहीं बदल सकती। अब मुझे नहीं पता कि उनकी सोच क्या है, लेकिन हमारी सोच क्या है। वो तो कह रहे हैं मेरा पति परमेश्वर है। उनके लिए उनका पति अलग क्यों रहती है, फिर साथ में रहना चाहिए ना जब पति परमेश्वर। अरे पत्नी रामचंद्र जी के लिए सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, वो तो जंगल में गई, जंगल में राम के साथ में गई थी, तो वहीं से बाद में राम जी ने परित्याग कर दिया ना। राम जी ने साथ में रहना चाहिए ना उनको। तो राम जी ने गलत किया कि सही किया? गलत किया, क्या सही किया इसमें? बिल्कुल गलत किया। देखिए, आप लोग राम राज्य है, आप लोग देखिए, ये
राम राज्य चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम भी उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से राम के राज्य में एक महिला को वनवास जाना पड़ा, वो भी एक प्रेग्नेंट महिला को, इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। तो मनुस्मृति में महिलाओं की क्या स्थिति है? ऐसा राम राज्य, ऐसा हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते, हम लोकतंत्र चाहते हैं। हाई कोर्ट की महिला जज ने कहा है मैम कि मनुस्मृति बहुत बढ़िया ग्रंथ है, महिलाएं प्रोटेक्टेड हैं उसमें, अभी आपने सुना है? देखिए, हाँ बिल्कुल सुना है। वो महिला जो बोल रही हैं वो भी इसी विचारधारा की है। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि लड़ाई विचारधारा की है। यहाँ लड़ाई एक व्यक्ति क्या करता है, मोदी जी की पत्नी क्या कर रही हैं, या एक जज ने क्या किया। मोदी जी ने पत्नी को छोड़ा, वो ठीक तरीका है, गलत तरीका है? बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से आप कहते क्या हैं, आपका व्यक्तिगत आचरण क्या है, और एक राजनेता के लिए व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक आचरण और एक होना चाहिए। मैम, लेकिन देखिए, मनुस्मृति हो या ब्राह्मण धर्म हो, उसमें व्यवस्था। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम माया है, मैं संघर्षशील महिला केंद्र से हूँ। आपको ऐसी कौन सी मुश्किल ऐसी आन पड़ी है जो आपको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, आज अलग अलग महिला संगठन जंतर मंतर पे एक रोष प्रदर्शन के तौर पे इकट्ठा हुए हैं। बिल्किस बानो का जो केस था, उसको लेकर गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ख़राब एक्शन लिया है। उन्होंने 15 अगस्त देश के 75वें आज़ादी के दिन उन 11 लोगों को छोड़ दिया जो कन्विक्टेड थे बिल्किस बानो के गैंग रेप केस में। तो इसके विरोध में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्योंकि हमें लगता है, साफ साफ लगता है कि ऐसे एक्शन जो गुजरात गवर्नमेंट ने लिया है, उससे एक सिग्नल जाता है समाज में, एक मैसेज जाता है समाज में कि यहाँ पे रेप करने की छूट है। आप महिलाओं के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। अमृत काल मना रहा है, तो उस दौरान छोड़ा गया। हाँ, तो ये भी जो दिन चुना गया वो भी बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि आप उस दिन को चुनते हैं जब देश अपनी आज़ादी मना रहा है। तो आप महिलाओं की आज़ादी, वायलेंस से या हिंसा से आज़ादी को लेकर क्या सोच रहे हैं? ऑब्वियसली गलत ही सोच रहे हैं। आपके लिए एक बड़ा हिस्सा महिलाएं रेप के शिकार हैं और न्याय के लिए इधर उधर भटकती रहती है, जिनको न्याय भी मिलता है तो वो भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। वो साफ साफ 15 अगस्त के डिसीजन में हमें दिखा। ये भी हमें साफ साफ दिखा कि गुजरात गवर्नमेंट अपने ही रिमिशन लॉज जो हैं, जो प्रिजन रिफॉर्म के लॉज हैं, कि आप किस कंडीशंस में किसी भी कॉन्विक्ट को छोड़ सकते हैं, उन्हीं कानूनों के उल्लंघन करते हुए इन 11 लोगों को छोड़ा गया है। क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट की खुद के जो रिमिशन कानून है, वो कहते हैं कि गैंग रेप और रेप के केसेस में आप नहीं रिहा कर सकते जल्दी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिमिशन रूल्स जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में निकाले गए हैं, तो उनका भी उल्लंघन है। क्योंकि ये साफ साफ कहा गया है कि आप स्वतंत्रता 75 साल स्वतंत्रता दिवस को इस तौर पे इस्तेमाल ना करें कि आप रेप कॉन्विक्ट्स को छोड़ दें। लेकिन ये से ऑर्डर मिले थे उन्हें। देखिए, इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भी अब हम चाहते हैं कि एक्शन इस तरीके से हो कि वो इस रिवोक करे, ये जो डिसीजन है इसको रिवोक करे। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले, इसको रिव्यू करे, क्योंकि ये गलत है। इससे जो मैसेज गया है, हौसला टूटा है, बहुत सारे रेप सर्वाइवर्स का हौसला टूटा है कि आप अब इस सिस्टम पे यकीन ही नहीं कर सकते। पहले तो आप चक्कर काटते रहिए कोर्ट कचहरी का, इनसेंसिटिव या संवेदनशील पुलिस इन्वेस्टिगेशन का शिकार बनिए, जिससे बहुत बार डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस होता है। फिर जब आपका चार्जशीट फाइल होता है तो चार्जशीट एक्शन में या जजमेंट में जो तब्दील होता है उसमें 10, 12, 20 साल निकल जाते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, वहाँ से दिक्कत शुरू होती है। और महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि तुम लड़ भी लो, 15-20 साल लड़ भी लो, लेकिन तुम्हें अधिकारों का राइट ही नहीं है। आपकी नागरिकता पे ये सवाल है कि आपकी सिटीजनशिप पे एक सवाल है कि आपके जो सिटीजनशिप होते हुए जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो भी ये सरकार, ये व्यवस्था प्रोटेक्ट या डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारी महिलाओं के लिए चाटा की तरह कहते हैं। आपने एक लिटरली स्लैप्ड अस अक्रॉस द फेस, एवरी रेप विक्टिम हैज बीन स्लैप्ड अक्रॉस द फेस बाय दिस एक्शन दैट हैज बीन टेकन। मैम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो महिलाओं की जो सेफ्टी के लिए अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए या कोई कानून नहीं बनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, साफ साफ दोहरापन है।
एक तरफ आप नारे देते हैं महिला सशक्तिकरण का, ठीक है, बेटी पढ़ाओ का, आप अलग अलग स्कीम को लेकर होर्डिंग्स बनाते हैं। सरकार उनको कदम अच्छे से उठाती है, उन्हें लागू भी करती है। देखिए, बहुत सारे होर्डिंग्स, बहुत सारे कैंपेन सरकार चलाती है, अलग अलग सरकार चलाती है, केंद्र सरकार भी चलाती है, राज्य सरकार भी चलाती है। बहुत बार उन कैंपेन्स में ज़्यादा पैसा खर्च होता है और एक्चुअली जितना गरीब घरों में उन बच्चों के पढ़ाई के लिए, लोगों के रोजगार के लिए जितना काम होना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, वो सरकार नहीं करती है। तो इसलिए अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सरकारों की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनका खोखलापन दिखता है। और जब इस किस्म के हादसे होते हैं जहाँ पे आप रेप कॉन्विक्ट्स को ही छोड़ते हैं, तो वो हम एक फर्दर प्रूफ या फर्दर सबूत के तौर पे देखते हैं कि ये सीरियस नहीं। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकते एक बड़े हिस्से महिलाओं को, जो बहुत सारी महिलाओं के अधिकारों को या क्या रोजगार को छीन भी रहा है, जैसे आदिवासी इलाकों में देख लीजिए, आदिवासियों के जो अधिकारों का हनन हुआ है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा आदिवासी महिलाओं के पेट पर आप लात मार रहे हैं। वो कैसे कमाएंगी, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, आप उनसे ज़मीन जंगल छीन रहे हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप वैसे ही बहुसंख्यक महिलाओं की ज़िंदगी को ही इतना मुश्किल बना रहे हैं। तो अलग से महिला सेफ्टी को आप कैसे क्लिंच कर लेंगे, अलग से महिला सेफ्टी माहौल कैसे बना देंगे? जो सरकार रोजगार, शिक्षा और भी बहुत सारे अहम अधिकारों को नहीं दे पा रही है, तो वो महिला सुरक्षा को क्या देंगी? और हमें साफ साफ अलग अलग केसेस में, बिल्किस बानो के केस के पहले भी हमें साफ साफ दिखा है, कथुआ का मामला देख लीजिए, बहुत सारे केसेस में कि ये राज्य व्यवस्था रेपिस्ट के साथ खड़े हुए ज़्यादा दिखती है और रेप सर्वाइवर्स के साथ खड़े हुए कम दिखती है। ये इनकी राजनीति। न्यायिक प्रक्रिया इतनी अच्छी है कि सरकार भी कहती है कि हमें न्याय बहुत जल्दी महिलाओं को दे देते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? जो आज का भी माहौल ये है कि बहुसंख्यक महिलाएं अपना FIR भी दर्ज नहीं करा पाती हैं आराम से किसी भी थाने में। असंवेदनशील तरीके से पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट फाइल होने में इतने साल लग जाते हैं। हम कौन से रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं? हम अभी भी लड़ रहे हैं रेप क्राइसिस सेंटर्स के लिए। अभी भी जितने रेप क्राइसिस सेंटर्स देश में होने चाहिए, जितना पैसा रेप क्राइसिस सेंटर्स में लगाना चाहिए, वो नहीं लगाया जाता है। तो हम कौन से फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं? कोई फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम नहीं है। बिल्किस बानो को 20 साल लग गए उस हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट को निकलवाने में। तो ये यहाँ पे हम बार बार अपने देश में एक पूरा रेप का माहौल देख रहे हैं, उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं, एक ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देख रहे हैं जिसमें इतनी सारी खामियां हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लोगों को रुकना पड़ता है सालों न्याय मिलने के लिए, और जब न्याय मिलता भी है तो उनसे इतनी आसानी से राज्य व्यवस्था सरकार छीन लेती है, जैसे बिल्किस। अमृतकाल में ही लाल किले से प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो खोखली बातें हैं। ये सरकार जब से केंद्र सरकार में आई है, ना तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें जो जिसको हम अहम डिमांड्स कहते हैं, अहम ज़रूरतें कहते हैं, पहुंचा नहीं पाई है। तो वो अलग से महिला सशक्तिकरण, एक ऐसा माहौल जो महिलाओं के लिए सेफ हो, कैसे प्रोवाइड करेंगे? अगर आपके काम की जगह में आपको सही वेतन मिल रहा है, आपसे निचोड़ के काम नहीं निकाला गया है, अगर वही चीज़ ये सरकार गारंटी नहीं कर सकती, तो आपकी काम की जगह में आपके साथ रेप होगा या नहीं होगा, वो कैसे गारंटी कर लेगी? जो सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, आपके बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं करवा सकती। आप देख लीजिए हमारे देश में कितने सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत बार इस तौर पे बंद हो रहे हैं कि आप वहाँ पे ना तो टीचर भेज रहे हैं। नमस्कार, मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज से। आज जंतर मंतर पे हो रहा है धरना प्रदर्शन महिलाओं को लेकर। एक तरफ हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है कि जो कि उसके साथ, हाँ आपने देखा होगा कि उनके साथ बिल्किस बानो के साथ उसके जो आरोपी थे उनको रिहाई मिल चुकी है, जो कि उन्हें रिहाई नहीं मिलनी चाहिए थी। उसी के उसमें यहाँ पे उसके महिलाएं के समर्थन में यहाँ पे सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जैसा कि आप
देख सकते हैं सारी महिलाएं आई हुई हैं। तो बिल्किस बानो के उसमें समर्थन में ये लोग आए हुए। इनका कहना है ये जो बलात्कारी इनको रिहाई मिली, रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं 75वां अमृत महोत्सव में आज़ादी का मनाया जा रहा था, तो इनका ये कहना है हमें कहाँ आज़ादी मिली है, जहाँ की महिलाओं की आपने एक नारा पढ़ा ही होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि मोदी जी हमारे इस पे नहीं खरे उतरे हैं। एक तरफ महिलाओं के हम सम्मान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।